बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर मिल। आज हमारा जो टॉपिक है जी वो है सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्या जी? सेंट्रीपिटल फोर्स होती क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा इधर। ये लेट्स सपोज मेरे पास एक पत्थर है, जैसे आपने गाटी पेचा खेला बचपन में, गाटी पेचा खेला कि नहीं? वो डोर के साथ पत्थर बांध के ऐसे ऐसे घुमाते होते थे और फिर ऐसे आई वो करते थे, काटते थे, जैसे आप गुठली को भी करते हैं। हाँ जी, गुठली को भी करते हैं। वो ऐसे बांध लेते थे और बांध के ऐसे घुमाते थे। अगर वो पत्थर टूट जाए, लेट्स सपोज ये है, ये घूम रहा है, अगर ये टूट जाए तो ये किधर जाएगा? देखिए जहां पे मैं इसको छोड़ूंगा ना, ये उधर ऐसे सीधा चला जाएगा। ये देखिए मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ ना, ये सीधा चला गया। जिस जगह पे मैं अगर ऐसे घुमाते हुए ऊपर जा रहा है, ये ऊपर छोड़ूंगा तो ऊपर चला जाएगा। अगर मैं ये तो ये देखिएगा इधर छोड़ूंगा तो ये इधर सीधा चला गया। यानी जिस पॉइंट पे मैं इसको छोड़ रहा हूँ ये उधर ऐसे सीधा चला जाता है। तो फिर ये असल में हो ये रहा है कि ये हर वक्त सीधा जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस रस्सी की वजह से, रस्सी के ऊपर जो मैंने फोर्स लगाई हुई है वो फोर्स इसको दायरे में घुमा रही है। जब ये मैंने छोड़ दिया वो फोर्स खत्म हो गई, ये सीधा चला गया। इधर छोड़ा तो सीधा इधर चला गया। इसका मतलब बेसिकली ये मूव सीधा कर रहा है, लेकिन वो मेरी फोर्स की वजह से दायरे में मुड़ रहा है। उसकी एक और मिसाल, बकरी होती है ना, बकरी उसको ऐसे रस्सी के साथ बांधा होता है, वो पड़ी होती है, वो ऐसे सीधा भागने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी की वजह से वो ऐसे घूम जाती है, मुड़ जाती है और दायरे में घूमना शुरू कर देती है। वो भागने की कोशिश सीधा कर रही होती है, लेकिन उस रस्सी की फोर्स की वजह से, उस रस्सी में जो टेंशन है उसकी वजह से वो जो है वो किले के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो ये जो है वो ऐसी मोशन क्या कहलाती है, ऐसी फोर्स क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कर क्या रही है? ये बॉडी की सीधी मोशन को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर रही है। नहीं समझ आ रही? द फोर्स विच बेंड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ। असल में वो बॉडी किधर जाने की कोशिश कर रही थी? सीधे रास्ते में, लेकिन उसने उसको सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फोर्स कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच बेंड्स द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ ए पार्टिकल इनटू ए सर्कुलर पाथ। ये इसका रास्ता सीधा था, इसका रास्ता क्या था? सीधा। लेकिन इस सेंट्रीपिटल फोर्स ने इसको दायरे में घुमाना शुरू कर दिया। ये जा असल में सीधा रहा था। नहीं समझे बात को? तो ऐसी मोशन क्या कहलाती है? ऐसी फोर्स क्या कहलाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो किसी बॉडी के सीधे रास्ते को दायरवी रास्ते में बदल देती है। अब हमने कैलकुलेट करना है इसका फॉर्मूला, कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है। उसके लिए हम गौर करते हैं एक बॉडी के ऊपर, हम देखते हैं कैसे करना है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एक बॉडी है जो सर्कल में घूम रही है। किसमें घूम रही है? सही है जी। ये पॉइंटर है, ये पॉइंट पी है जो सर्कल में घूम रहा है किसी टाइम। अच्छा, अब अगर यहां पे ये रस्सी ऐसे घूम रही है, अगर यहां पे ये रस्सी टूट जाए तो ये किधर को जाएगी? सीधा किधर को चला जाएगा? ऊपर को, ऐसे। ये है इसकी वेलोसिटी v1। नहीं समझ आ रही बात की? अब ये डेल्टा टी टाइम में घूम के इधर पहुंच गया। इधर इस ये थी ए पोजीशन इसकी, ये बी पोजीशन पे पहुंच गया है। अब बी पोजीशन पे अगर यहां पे रस्सी टूटे तो ये इधर टेंजेंट के अलोंग चला जाएगा। लेट्स सपोज इसकी वेलोसिटी v2 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v2 है। ये वेलोसिटी जो है ये इस टेंजेंट के अलोंग है इसकी। मैं इस पॉइंटर की बात कर रहा हूँ जो घूम के है, ये पॉइंटर की बात कर रहा हूँ मैं। इसकी बात नहीं कर रहा, ये जो रॉड है या जो चीज है, रस्सी है, मैं इस पॉइंटर की बात कर रहा हूँ। ये पॉइंटर की यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? v1, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी? v2। अब आप मुझे बताएं, अच्छा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बात जरा गौर से सुनेगा। अगर ये पॉइंटर यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, यानी एक ही रफ्तार से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंजिंग वेलोसिटी। अब मैं दोबारा मेरी बात सुने, ये पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से एक रफ्तार से दायरे में घूम रहा है, इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? सोच लें। एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंजिंग वेलोसिटी। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, रफ्तार नहीं बदल रही, तो एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? एक्सेलरेशन होगा। सुन ले बात, वो क्यों होगा? बात जरा गौर से सुनिएगा। देखिए बात ये है कि एक्सेलरेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब वेलोसिटी वेक्टर है, स्केलर है?
वेक्टर में चेंज दो तरह से आ सकता है, मैग्नीट्यूड के लिहाज से भी, और अब मैं यूनिफॉर्म स्पीड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कह रहा, स्पीड स्केलर है। देखें इसकी स्पीड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन तो हर लम्हा चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। यहां पे इसकी डायरेक्शन ये थी, यहां पे इसकी डायरेक्शन ये थी। तो स्पीड, मैंने इसीलिए वर्ड स्पीड यूज किया है, मैंने रफ्तार का लफ्ज इस्तेमाल किया, वेलोसिटी का नहीं किया, क्योंकि ये बॉडी दायरे में घूम रही है। तो वेलोसिटी की, स्पीड का मतलब है वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही लेकिन वो डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी में चेंज मैग्नीट्यूड की वजह से भी हो सकता है और डायरेक्शन की वजह से भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन है लेकिन वो एक्सेलरेशन डायरेक्शन की वजह से है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं है। समझ आ रही बात की? तो एक्सेलरेशन इसके अंदर है लेकिन वो किसकी वजह से है? डायरेक्शन की वजह से है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं है। इसका मतलब ये वेलोसिटी v1 और v2 इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है सिर्फ। समझ आ रही बात की? अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा v बाय डेल्टा टी। ठीक हो गया जी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? ए इक्वल टू डेल्टा v बाय डेल्टा टी। मैंने इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। अच्छा, अब बाय डेफिनेशन, अब ये बात ध्यान में रख रहे हैं कि इन दोनों वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड सेम है। लेट्स सपोज वो v के इक्वल है, वेलोसिटीज की मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट आ रही है, वो डायरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं, ये v1 है, ये क्या है? v2 और ये v है। अच्छा, बाय डेफिनेशन वेलोसिटी होती क्या है? डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। लेट्स सपोज इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसने डिस्टेंस कवर कर लिया s। डिस्टेंस कितना कवर कर लिया? s डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, s डिस्टेंस। ठीक हो गया? ए से बी पॉइंट तक इसने s डिस्टेंस कवर कर लिया, आर्क s है, तो डिस्टेंस s है और टाइम क्या लगा है? डेल्टा t। ठीक हो गया? यहां से डेल्टा t को इधर ले जाता हूं, v को उधर ले जाता हूं, तो डेल्टा t किसके इक्वल आ गया? s ओवर v। डेल्टा t इज इक्वल टू s ओवर v। a इज इक्वल टू क्या आ गया? डेल्टा v ओवर डेल्टा t की जगह पे क्या आ गया? s ओवर v। ये v बटे का बटा था, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? तो a किसके इक्वल आ गया? v डेल्टा v ओवर s। अब ये डेल्टा v फाइंड करना है। डेल्टा v क्या है? डेल्टा v वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में आपको पता है चेंज आ रहा है लेकिन वो चेंज किसकी वजह से आ रहा है? डायरेक्शन की वजह से। अब वेलोसिटी तो आपको पता है डेल्टा v किसके इक्वल होगा? v2 माइनस v1 के। किसके इक्वल होगा? v2 माइनस v1। मैं v2 माइनस v1 फाइंड करने की कोशिश करता हूं। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखिएगा। मैं v2 माइनस v1 फाइंड करने की कोशिश करता हूं। अब ये ध्यान में रखिएगा कि वेलोसिटी डेल्टा v किसके इक्वल है? v2 माइनस v1। अब v, ये देखें जी, वेक्टर्स हैं, v1 भी वेक्टर है, v2 भी। ये मैंने ड्रा कर लिया v1, ये क्या कर लिया? v1। और ये है मेरे पास v1 ऐसे ऊपर को है और v2, वेलोसिटी v1 आ गई, अब वेलोसिटी v2, ये आ गई वेलोसिटी v2। ठीक हो गया जी। मैंने डायरेक्शन भी वही रखी है और वो भी वही रखी है। लेट्स सपोज, अच्छा अब मैंने v2 माइनस v1 फाइंड करना है, तो वेक्टर को सबट्रैक्ट कैसे करते होते थे हम? हेड टू टेल से, यानी v2 में से v1 निकालना है तो पहले v2 माइनस v1 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा v इज इक्वल टू v2 प्लस माइनस v1, v2 प्लस माइनस 1, यानी मैं माइनस v1 फाइंड कर लूं, उसको v2 में हेड टू टेल रूल से ऐड कर दूंगा। माइनस v1 कैसे आएगा? इसकी डायरेक्शन क्या कर देता हूं? रिवर्स। डायरेक्शन कैसे रिवर्स करने हैं? सिंपली इसकी सीरी उतार के इधर लगा दी, ये इसका हेड जो है वो इधर कर दिया, तो ये मेरे पास अब आ गया माइनस v1। क्या आ गया? अब इसके हेड को इसकी टेल से मिला देना। ठीक हो गया? ये मैंने ड्रा कर दिया जी माइनस v1। क्या ड्रा कर दिया? अब इसके टेल को इसके हेड से मिला दिया, तो ये आ गया डेल्टा v। क्या आ गया? नहीं समझे बात को? हैं? अब लेट्स, ये है p
आर, पी आर है वेलोसिटी v1 और पी आर और क्यू है पी क्यू क्या है वेलोसिटी v2, ठीक है। तो आर क्यू क्या आ गया डेल्टा वी, ठीक हो गया जी। ये मेरे पास क्या बन गई है, ये वो ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया, ट्राइंगल, ठीक हो गया जी। अब जरा एक ट्राइंगल इधर भी बन रही है ओ ए बी, ये ट्राइंगल भी तो बन रही है ओ ए बी, उसमें से ये ओ ए रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है और ये एंगल थीटा है। अब जरा देखें ये जो V1 है ये उस ए ओ ए के ऊपर टेंजेंट है ना, तो टेंजेंट हमेशा रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब V1 जो है वो ओ ए के ऊपर परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये टेंजेंट है, वेलोसिटी टेंजेंट के अलॉन्ग होती है ना, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो टेंजेंट जो है वो रेडियस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह ओ बी के ऊपर ये V2 टेंजेंट है, तो इसका मतलब V2 जो है वो ओ बी पे परपेंडिकुलर है। समझ आ रही बात की, ओ V1 इज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड V2 इज परपेंडिकुलर टू ओ बी, ठीक हो गया। अब ये बात ध्यान में रख लें, ओ ए और ओ बी के दरमियान एंगल कितना है, थीटा। तो जो दो वेक्टर के ऊपर या दो लाइंस के दरमियान एंगल होता है, उनके जो टेंजेंट्स होते हैं उनके दरमियान भी एंगल वही होता है, उनके दरमियान भी एंगल वही होता है। यानी जो एंगल ओ ए और ओ बी के दरमियान होगा वही V1 और V2 के इक्वल होगा, V1 और V2 के इक्वल भी एंगल थीटा ही होगा। एक बात ध्यान में रखना। दूसरी बात, ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी भी क्या है, यानी ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ ए और ओ बी इक्वल है। और V1 और V2 इसकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। इसका मतलब इस ट्राइंगल की भी दो आर्म्स इक्वल हैं और इस ट्राइंगल की भी दो आर्म्स इक्वल है, और इन इक्वल आर्म्स के दरमियान जो एंगल है वो भी इक्वल है, वो भी इक्वल है। दो ट्राइंगल्स की इक्वल आर्म्स के दरमियान अगर एंगल इक्वल हो तो वो ट्राइंगल्स कहलाती हैं आइसोसेल्स। ट्राइंगल्स क्या कहलाती हैं, आइसोसेल्स। नहीं समझे बात को, हैं? दो ट्राइंगल्स के दरमियान, दो ट्राइंगल्स में अगर इक्वल आर्म्स, ये देखे ना ओ ए ओ बी के इक्वल था और इधर ये पी आर पी क्यू के इक्वल था, इनके दरमियान भी एंगल थीटा था, इनके दरमियान भी एंगल थीटा। दो ट्राइंगल्स की इक्वल आर्म्स के दरमियान अगर एंगल सेम हो तो वो ट्राइंगल्स क्या कहलाती हैं, आइसोसेल्स। अब आइसोसेल्स ट्राइंगल्स, तो इससे पता लग रहा है कि ये जो आइसोसेल ट्राइंगल्स है, अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमने ये डेल्टा वी फाइंड किया है। अच्छा, जो आइसोसेल ट्राइंगल्स होती है ना, क्या होती है, आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की दो साइड्स की रेशियो भी सेम होती है, दो साइड्स की रेशियो भी, यानी इस ट्राइंगल की दो साइड्स की रेशियो ले लूं और इस ट्राइंगल की दो साइड्स की रेशियो ले लूं। देखिए अगर इन दोनों साइडों की लूं तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये तो 1 हो जाएगी, और इसकी इन दो साइड्स की लूंगा तो ये भी आ रहा है, ये भी, इनकी भी मैग्नीट्यूड इक्वल है, ये भी 1 हो जाएगी। मैं क्या करता हूं, इसकी लेता हूं ए बी ओवर ओ ए, इसकी ये वाली साइड ले लेता हूं ए बी ओवर ओ ए, नहीं समझ आ रही बात, और इसकी ले लेता हूं ये क्यू आर ओवर पी आर या पी क्यू कर लें, ठीक है, ठीक हो गया जी। इसको मैं ले लेता हूं ए बी, इसकी पहले ले लेता हूं क्यू आर ओवर पी क्यू, क्यू आर ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए बी ओवर ओ ए बी ओवर ओ ए। नहीं समझ आ रही बात, क्यू आर किसके इक्वल है, डेल्टा वी के, पी क्यू किसके इक्वल है, V2 के। अच्छा V1 मैं पहले भी कह चुका हूं, V1 और V2 की मैग्नीट्यूड किसके इक्वल थी, तो PQ की जगह पे ये भी V के इक्वल है, ये भी असल में V के इक्वल है, ये दोनों किसके इक्वल है, तो ये भी V के, यानी PQ की जगह पे V2 या V1 उसकी जगह पे V लिख सकता हूं। AB किसके इक्वल है, S के, OA किसके इक्वल है, R के। ये AB S के इक्वल तब होगा जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, ए बी एक दूसरे के बिल्कुल ए और बी पॉइंट्स करीब करीब होंगे, तो ये टेंजेंट के अलॉन्ग होगी, ये लाइन, ये जो आर्क है ये सीधी लाइन के शक्ल में आ जाएगी, ठीक हो गया। यहां से डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया, एस वी ओवर आर, एस वी ओवर, ये मेरे पास आ गई डेल्टा वी की वैल्यू। ये डेल्टा वी की वैल्यू में वो जो एक्सेलरेशन वाला मैंने फार्मूला निकाला था ना, क्या निकाला था एक्सेलरेशन वाला फार्मूला, ए इज इक्वल टू वी डेल्टा वी बाय एस, ए डेल्टा वी बाय एस। तो v ओवर एस वैसे ही आ गया,
डेल्टा वी की जगह पे क्या पुट कर दिया, एस वी ओवर आर। ये एस एस से कट जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ गया, वी और वी क्या हो गया, v2 वी स्क्वायर ओवर आर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया, इसको इधर मिटा के इधर लिख लेते हैं। तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया जी, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, और ये कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहलाता है, आप देखिए ना जी, ये दोनों टेंजेंट्स है ना, तो जो टेंजेंट्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, जब इसका डिफरेंस ये डेल्टा वी निकाल रहे हैं ना, ये डेल्टा वी सेंटर की तरफ होगा हमेशा। क्या होगा, तो ये एक्सेलरेशन कहलाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर ऑफ सर्कल की तरफ होती है। समझ आई बात की। अब अंकल न्यूटन क्या कहते होते थे, F इज इक्वल टू एम ए, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू ए सी किसके इक्वल है, वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला आ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आ गया। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ आ रही बात। अच्छा, एक और हमारे पास था, हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो एफ सी इज इक्वल टू एम इंटू वी की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, आर ओमेगा होल का स्क्वायर ओवर आर। तो ये क्या आ गया, एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। ये आर इसके स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम वी स्क्वायर ओवर आर भी हो सकता है, और एम आर ओमेगा स्क्वायर भी हो सकता है। ये दोनों हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूले आ गए। इसको पढ़ लेते हैं। पेज नंबर है जी ये 105। आपने ये जो पेज नंबर 105 बोले, इसमें ये जो सबज पट्टी दी हुई है ना जी, द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ ऑफ द पार्टिकल इनटू ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो किसी बॉडी के सीधे रास्ते को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देती है, वो क्या कहलाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड v, अगर एक पार्टिकल ए से बी तक यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड का मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है यार लम्हा, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती। The change in velocity is shown, hence the acceleration of the particle is a is equal to delta v over delta t, where delta t is the time taken by the particle to travel from a to b। delta t क्या है, वो टाइम जो बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती रहती है। Suppose the velocities at a and b are v1 and v2 respectively. Since the speed of particle is v, so the time taken to travel a distance s is delta t is equal to s over v, a is equal to v delta v over s। Let's now draw a triangle PQR। हमने एक साइड पे ट्राइंगल बना ली थी, क्या जी, PQR, such that PQ is parallel and equal to V1। PQ V1 के इक्वल था, PR V2 के इक्वल था। We know that the radius of a circle is perpendicular to its tangent। हमें पता है ये जो रेडियस होता है ये टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब V1 OA के ऊपर परपेंडिकुलर और V2 OB के ऊपर परपेंडिकुलर। So OA is perpendicular to V1 and OB is perpendicular to V2। Therefore angle AOB equals the angle PQP are between V1 and V2। इसका मतलब ये जो एंगल AOB है, एंगल AOB है जिसको मैंने थीटा का है, ये और ये जो V1 V2 वाली ट्राइंगल नहीं बनी थी PQR, उस एंगल के इक्वल होगा। फर्दर एज V1 is equal to V2 is equal to V, और वेलोसिटीज V1 और V2 भी इक्वल है, और इधर ये OA और OB दोनों R के इक्वल है, ये भी इक्वल है। OA is equal to OB, both triangles are isosceles। ऐसी ट्राइंगल क्या कहलाती हैं, आइसोसेल्स। ये नीचे वाला पैरा छोड़ दें, लेकिन पढ़ लें, लेकिन याद बेशक ना कीजिएगा। फ्रॉम ज्योमेट्री वी नो टू आइसोसेल ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ द एंगल्स बिटवीन देयर इक्वल आर्म्स आर इक्वल। अगर दो ट्राइंगल्स की बराबर आर्म्स के दरमियान जो है वो एंगल भी इक्वल हो, तो वो दोनों ट्राइंगल आइसोसेल कहते हैं। हैंस द ट्राइंगल OAB सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो इनकी हमने रेशियोज ले ली दो साइड की, डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू AB ओवर R if the point B is close to point A on the circle। जब ये B और A बहुत ज्यादा करीब करीब हो, और ये कब होंगे, जब डेल्टा T बिल्कुल जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, बहुत थोड़े वक्फे में। As will be the case when delta T approaches to zero, the arc AB is nearly the same length as the line AB। तो ये जो arc AB है, ये असल में ये लास्ट सुने बात, ये जो AB था ये थोड़ा सा टेढ़ा था, लेकिन जब वक्फा छोटा हो जाएगा फिर ये बिल्कुल सीधी लाइन बन जाएगा तकरीबन, यानी फिर ये सीधा डिस्टेंस S बन जाएगा।
टू दैट अप्रोक्सीमेशन वी कैन राइट ए बी इज इक्वल टू एस, तो ए बी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, एस पुट कर दिया, तो डेल्टा वी किसके इक्वल आ गया, एस वी ओवर आर। पुटिंग दिस वैल्यू इन डेल्टा वी, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, वेयर ए इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एज दिस एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, इट इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डिनोटेड बाय AC। दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर को होगी, सर्कल के सेंटर की तरफ, ठीक हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे करके इतना करके फिर ये अगले सफे पे जो है सब्ज पट्टी पे आ जाए। द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल एंड इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक पार्टिकल जो दाएं रास्ते पे घूम रहा हो उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है, और वो हमेशा सेंटर के सर्कल के सेंटर की तरफ होता है। द सेंट्रीपिटल फोर्स हैज बीन द सेम डायरेक्शन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड इट्स वैल्यू इज गिवन बाय Fc इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। तो एंगुलर मेजर्स में करें तो mr ओमेगा स्क्वायर। यहां तक कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल क्लियर हो गया। ये देख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आने के तकरीबन हर साल आता है, नहीं तो एक साल छोड़ के एक साल जरूर आता है जी। क्लियर है जी। 5वें चैप्टर में से आपका 12 नंबर का पेपर बनना है, तो ये जहन में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। अल्लाह आपका आमीन।